नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन-कौन सी न्यूज़ है? तो एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट ये है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम गए हैं चाइना में और वहाँ पे चाइना ने बोला है कि पाकिस्तान चाइना की दोस्ती आयरन क्लैड रिलेशनशिप है। दोनों के स्टेटमेंट्स में क्या बोला गया है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम पार्टी अपोजिशन को रैली करके कोशिश कर रही है कि तमिलनाडु के गवर्नर को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। ओवरऑल अब तो तमिलनाडु की सरकार ने फ्रंट खोल दिया है ओवरऑल अपने गवर्नर के अगेंस्ट, और इसके साथ साथ केरला ने भी फ्रंट खोला है। तमिलनाडु अपने गवर्नर आर एन रवि से परेशान है और केरला अपने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से परेशान है। केरला मतलब केरला की सरकार और तमिलनाडु की सरकार, तो इसके बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजर सब्सिडी बहुत हद तक बढ़ रही है, दुगनी हो रही, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से इंडिया के पेटेंट लॉस पे खतरा है और ओवरऑल इंडिया के ड्रग एक्सपोर्ट अफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा बोलना है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जा चुका है, इस न्यूज़ को देखेंगे। फिर पहाड़ी कम्युनिटी को, इनफैक्ट 4 कम्युनिटीज को जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ से दिया गया है, इसको देखेंगे। इथोपियन सरकार और टिग्रिन फोर्सेस, जो कि बहुत लंबे समय से एक लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं बीच में एक मांडवली टाइप की हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट एडिटोरियल में 4 एडिटोरियल्स हैं। 1962 जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद से लेके अब तक में आप देखो तो सबसे डेंजरस मूवमेंट वॉर के रिस्पेक्ट में खड़ा है दुनिया के सामने, इसको देखेंगे। वर्ल्ड बायोस्फीयर फुटप्रिंट को लेके एक आर्टिकल है, 2 और आर्टिकल है, सीड्स ऑफ होप और लोन एक्सेप्शन, ये सब अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें, इस लेक्चर की रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे, चिप ऑफ द ब्लॉक। चिप ऑफ द ब्लॉक का मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे होना। दैट अ पर्सन इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन विद हिज पेरेंट्स, मतलब जैसे उनके पेरेंट्स से मम्मी पापा थे, बिल्कुल वही एक्शंस उसी प्रकार से अप्रोच है बेटे की। तो इसलिए आप बोलोगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब ओल्ड ब्लॉक से काट के चिप निकाल दी, तो जो ओल्ड बॉल की प्रॉपर्टीज थी वही इस चिप की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फिर चलो भैया, पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 सेंटर स्टेट रिलेशंस गवर्नर, डीएमके सीक सपोर्ट फॉर रिकॉलिंग तमिलनाडु गवर्नर। भाई क्या है यहाँ पे कि तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि का टसल चल रहा है द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम के साथ। क्यों टसल चल रहा है? तो भाई नीट के रिस्पेक्ट में बिल और कुछ बिल डीएमके की सरकार ने पास किए, आर एन रवि साहब अपने पास रोक के बैठे। तो द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम ने जितनी भी ऑल इंडिया अपोजिशन पार्टीज, उनको बोला कि आओ भाई एक जॉइंट पिटीशन साइन करते हैं और फिर चलेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास बोलने के लिए कि गवर्नर को रिकॉल करो, क्योंकि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं कर रहा। यहाँ पे ओवरऑल एक लेटर लिखा गया अपोजिशन पार्टीज को द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम के लोकसभा एमपी टीआर बालू जी के द्वारा, और इस लेटर में लिखा गया कि वो गवर्नर्स जो एक्चुअली में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के हिसाब से काम करते हैं, इनकी स्पेशीज ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जितने भी गवर्नर्स हैं वो केंद्र की सरकार पे डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। 2014 यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ठीक है ना। ये कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश साहब का स्टेटमेंट है। गवर्नर्स हु अबाइड बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल आर नाउ एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ईच वन अपॉइंटेड सिंस 2014 जी से ये बीजेपी की सरकार आई। तो बेसिकली बीजेपी की सरकार के अगेंस्ट एक अटैक है, हैज बीन अ डिसग्रेस एंड हैज डांस टू द ट्यून ऑफ हम दो वी टू इवन बिफोर दैट ट्यून हैज बीन प्लेड। मतलब बेसिकली यहाँ पे केंद्र की सरकार के गवर्नर्स राज्य की सरकार की सुन नहीं रहे, उनको ठीक से काम नहीं करने दे रहे। तो अपोजिशन पार्टीज का एक जॉइंट ग्रुपिंग बनाने की कोशिश की है, डीएमके ने कॉल की है। ऑब्वियसली बात है, जो एलडीएफ है केरला की, पिनराई विजयन साहब की सरकार, वो भी जुड़ेगी, कांग्रेस तो जुड़ी गई है। बाकी अपोजिशन पार्टी जुड़ेंगी नहीं जुड़ेंगी वो बाद में पता चलेगा। अगर आप देखो तो केरला के अंदर जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार है वो भी आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ लड़ सी रही है। आरिफ मोहम्मद खान साहब जिस प्रकार की स्पीचेस देते हैं केरला के अंदर, उनकी स्पीचेस को इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि वो गवर्नर है, बट एक्चुअली में वो जो स्पीचेस हैं वो केरला की सरकार को नीचे दिखाने के लिए हैं, और शायद वो बीजेपी लीडरशिप को प्लीज करना चाहते हैं एक अच्छी पोस्ट के लिए। तो इस प्रकार से गवर्नर्स के ऊपर ऑल इंडिया अपोजिशन पार्टीज द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। फिर दूसरा आर्टिकल 154, इट वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन द गवर्नर। आर्टिकल 155 क्या देता है? द गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स मैंने बहुत डिटेल में आपको लक्ष्मीकांत में समझाए हैं, वहां पे गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशन रोल को भी मैंने आपको ढंग से समझाया है। गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट,
और बेसिकली प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपॉइंट नहीं करता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसका नाम रिकमेंड करेंगे उसको गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट करेगा, और गवर्नर को किसी भी समय पे प्रेसिडेंट द्वारा रिकॉल किया जा सकता है, मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा रिकॉल किया जा सकता है। गवर्नर को उसकी कुर्सी से हटाने का, इम्पीच करने का किसी भी प्रकार का अधिकार स्टेट के लेजिस्लेचर को नहीं है। एक्चुअली में गवर्नर की पोस्ट इसलिए बनाई गई थी कि कोई स्टेट अगर सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को फॉलो करता है, देश से अलग होने की बात करता है, देश तोड़ने की बात करता है, इंटीग्रिटी को वायलेट करता है यूनियन ऑफ इंडिया की, तो उस केस में गवर्नर एक्टिव रहेगा, सरकार बर्खास्त कर सकता है। बट यहाँ पे गवर्नर के ऊपर इल्जाम है कि ये गलत तरीके से राज्य की सरकार के काम को रोक रहा है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इंटरवेंशन फार्मिंग, सेंटर डबल्स फर्टिलाइजर सब्सिडी एज प्राइसेस सी अ सर्च। देखिए क्या है कि इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप देखो तो इस राबी सीजन के लिए इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ने की वजह से केंद्र की सरकार ने सब्सिडी भी बढ़ा दी है। एनपीके और एस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और सल्फर फर्टिलाइजर्स के लिए 51,875 करोड़ की सब्सिडी दी गई। देखिए मैं पूरा अमाउंट आपको बताता हूँ। अगर आप देखो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में बजट एस्टिमेट था 21,000 करोड़ का एनपीके एस फर्टिलाइजर्स का, जो कि अब हो गया 51,875 करोड़। इसके अलावा के फर्टिलाइजर अगर यूरिया को भी जोड़ दो तो भैया राबी सीजन में अकेले यूरिया के लिए 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है, ठीक है ना। और सारे फर्टिलाइजर मिला दो, राबी के अलावा जो आप कह लो सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर उनको भी जोड़ दो, तो टोटल सब्सिडी हो जाती है 1,38,875 करोड़। और ये सिर्फ आप कह लो राबी सीजन के लिए है। तो राबी सीजन के लिए यूरिया और भी जितने प्रकार के फर्टिलाइजर हैं उनकी सब्सिडी जोड़ दो तो बनती है पैसे 1,38,875 करोड़। और राबी और खरीफ दोनों सीजन के लिए हर प्रकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी को आप जोड़ दो तो बनते हैं 2.25 लाख करोड़। तो समझिएगा यहाँ पे फिगर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। सिर्फ राबी सीजन के लिए टोटल खर्चा कितना हो रहा है यूरिया और बाकी फर्टिलाइजर मिला के 1,38,875 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी में। और राबी खरीफ सीजन दोनों मिला दो तो यूरिया और जितने भी प्रकार के और फर्टिलाइजर्स हैं उनको मिला के खर्चा कितना हो रहा है, तो 2,25,000 करोड़। और ये अमाउंट पिछले साल था 1,65,000 करोड़, ठीक है भाई। तो ये एक चीज आपको पता चली। अब ये दाम बढ़ने की वजह क्या है, तो भैया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, लॉजिस्टिकल इश्यूज आ गए हैं बहुत सारे। केंद्र की सरकार ने सब्सिडी कंटिन्यू को डबल कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम फार्मर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालना चाहते इन फर्टिलाइजर के प्राइसेस का। वैसे भी किसान को लेके और ये फार्म लॉस को लेके जो 3 एग्रीकल्चर बिल्स आए तो उसको लेके इतना बवाल हो चुका है। फर्टिलाइजर के रिस्पेक्ट में अगर सब्सिडी सरकार नहीं देगी तो और मट्टी पलित होगी। अगर आप देखो तो डाइमोनियम फॉस्फेट का एक बैग की कीमत फार्मर को पड़ती 1,350 रुपये। अब एक्चुअली में अगर सब्सिडी ना दे सरकार तो ये बैग पड़े फार्मर्स को 2,650 रुपये का, मतलब ऑलमोस्ट सरकार यहाँ पे 50% सब्सिडी पे कर रही है। और यूरिया पे तो हद ही हो गई है। यूरिया का जो मार्केट प्राइस है एक बैग का वो है 2,700 रुपये का, लेकिन फार्मर्स को पड़ता है 266 रुपये का। सरकार ऑलमोस्ट हर बैग पे 2,400 रुपये की सब्सिडी दे रही है। मतलब जो यूरिया बैग फार्मर्स को 266 रुपये का एक पड़ता है उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस 2,700 रुपये। तो केंद्र की सरकार इंपोर्ट तो कर ही रही है फर्टिलाइजर, साथ साथ ये भी एफर्ट मार रही है कि यूरिया और बाकी फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बढ़े। अगर देखा जाए तो इंडिया में रिक्वायरमेंट है यूरिया की 350 लाख मेट्रिक टन की, जबकि हम बनाते हैं 250 लाख मेट्रिक टन। इसलिए यूरिया बनाने वाले 4 नए प्लांट्स आ रहे हैं। फिर नैनो यूरिया के प्रयोग को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नैनो यूरिया बन चुका है लेकिन उसका वाइड स्केल अडॉप्शन में समय लगेगा ना। फार्मर्स को नैनो यूरिया का एप्लीकेशन आना चाहिए। अभी क्या ट्रेडिशनली यूरिया यूज करने की फार्मर्स को आदत है, नैनो यूरिया यूज करने की आदत नहीं है। तो धीरे धीरे बिहेवियरल चेंज आने में समय लगेगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या होती है, तो बेसिकली फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देती है सरकार अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में कम बेचने के लिए। तो बेसिकली मान लो 2,700 रुपये लग रहे हैं एक फर्टिलाइजर बैग के और फार्मर्स को 266 रुपये की मिल रही, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो सरकार पे करेगी किसको, यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। और ये चीज़ अप्लाई होती है सबके लिए, चाहे वो यूरिया हो, एनपीके फर्टिलाइजर्स हो, नॉन एनपीके फर्टिलाइजर्स हो, जो भी तरीके के फर्टिलाइजर्स हो। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में आते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश। ये भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर है। इनके ऊपर भी भारी सब्सिडी दी गई भारत सरकार के द्वारा, लेकिन सबसे ज़्यादा सब्सिडी जाती है यूरिया के ऊपर, क्योंकि यूरिया एज अ फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडिया के अंदर। फिर भैया जीएस पेपर 2 बायलैटरल एग्रीमेंट्स।
इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जेनरिक ड्रग्स का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कम हो सकता है, ऐसा डॉक्टर विदाउट बॉर्डर नाम के इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बोलना है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो भी प्रपोजल्स इंक्लूड किए गए हैं ड्राफ्ट यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, ये ओवरऑल इंडिया से जो दुनिया भर में जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई जाती है इसको अफेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया मेडिसिन का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। नॉर्मल कर आपने मेडिसिन के बहुत चुनिंदा मैन्युफैक्चरर्स सुने होंगे, जैसे आपने रैनबैक्सी सुना होगा, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स सुना होगा, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मेडिसिन की। ब्रांडेड नेम से इनकी दवाइयां कहीं ना कहीं मार्केट में महंगी भी मिलती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हीं दवाइयों के सस्ते वर्जन्स आप कह लो बहुत सी कंपनियां बनाती हैं इंडिया के अंदर। मैककॉय फार्मा हो गई, आपकी ऑरा लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड हो गई, जाने कितनी दवाई का नाम गिना सकता हूँ, एसकेएज एक्सपोर्ट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे दवाई के मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके आपने ज़्यादातर नाम नहीं सुने होंगे। इनकी दवाइयाँ बल्क में मैन्युफैक्चर होती हैं और दुनिया भर में बेची जाती हैं। अफ्रीका के देशों में तो, अफ्रीका के मार्केट तो इंडियन दवाइयों से भरे हुए हैं, चाहे वो मलेरिया का ड्रग हो, चाहे वो पैरासीटामोल हो, ट्रेमाडोल हो, कुछ भी हो। अब ये जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सैन फ्रंटियर नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन ये कह क्या रहा है, एक्चुअली में हुआ ये कि जो ड्राफ्ट इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके कुछ चैप्टर्स लीक हो गए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल E.10। ये क्या बोलता है? ये बोलता है दैट बोथ पार्टी शैल नॉट मेक पेटेंट अपोजिशन प्रोसीडिंग्स अवेलेबल बिफोर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। एक दवाई के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का पेटेंट है, अब ओवरऑल वो कंपनी पेटेंट के लिए अप्लाई, पेटेंट मतलब कि अगर वो पेटेंट उस कंपनी को मिल गया तो उस केस में वो जो पर्टिकुलर दवाई है वो बस वही कंपनी बना के बेच सकती है, उसके दाम भी कंपनी फिक्स करेगी। समझ गए? मतलब उसका जेनरिक वर्जन फिर नहीं बन सकता। तो अब यूके वाले इंडिया से बोल रहे हैं, इंग्लैंड वाले, कि यार इंडिया, तुम्हारे जो पेटेंट लॉ में ये जो तुमने कंडीशन जोड़ रखी है कि हाँ भाई पेटेंट की एप्लीकेशन से पहले भी अपोज कर सकते हो आप पेटेंट की एप्लीकेशन को, और पेटेंट ग्रांट होने के बाद भी अपोज कर सकते हो, ये हम एग्री नहीं करते। मतलब कि ओवरऑल मेडिसिन सैंस फ्रंटियर का बोलना है कि यूके की सरकार इंडिया के पेटेंट लॉज को अपनी तरह करना चाहती है। तो जैसे यूनाइटेड किंगडम के अंदर पेटेंट लॉज हैं वैसे ही इंडिया के अंदर पेटेंट लॉज हो जाए। अब इंडिया के अंदर ऐसे पेटेंट लॉ नहीं है। इंडिया के अंदर किसी भी पेटेंट को ग्रांट करने से पहले अपोजिशन किया जा सकता है सरकार को, पेटेंट को ग्रांट होने के बाद भी अपोजिशन किया जा सकता है। कुल मिला के इंडिया का रेगुलेटरी आर्किटेक्चर ऐसा है कि इंडिया के अंदर नई दवाइयों के जेनेरिक वर्जन्स बन सकते हैं। और यूके एक हाईली कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। यूके के अंदर जो भी दवाइयां बनेंगी उनका सबसे पहला टारगेट होगा कि दवाई को बनाने वाली जो कंपनी है उसके पास उस दवाई के सारे ओनरशिप राइट्स हो, वही बस उस दवाई को बनाएगी। तो इससे होगा क्या, ज्यादा दाम पे उस ब्रांडेड ड्रग को बेचेंगे, पैसा ज्यादा कमाएंगे। लेकिन यूके के ये जो लॉज है ना, रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, अगर इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया तो इंडिया के पास ये जो ब्रांडिंग है ना दुनिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर की, ये जा सकती है। इनफैक्ट मेडिसिन साइंस फ्रंटियर का ये भी बोलना है कि यूके के प्रपोजल्स को हमने अडॉप्ट कर लिया, यूके के पेटेंट लॉस के हिसाब से हमने अपने पेटेंट लॉस को हार्मोनाइज कर लिया, तो कल की डेट में इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट तक प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रकार का, उनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन इनिशिएट हो सकता है। और सबसे खास बात यह कि ये लीगल एक्शन इंडियन कोर्ट्स में नहीं इनिशिएट होगा, ये यूके इंटरनेशनल कोर्ट्स में इनिशिएट करेगा। आप देखो इंटरनेशनली देवस, आप कह लो ये जो देवस कंपनी थी, इसने हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में घसीटा। तो यूके अगर इंडिया के साथ इस एफटीए में इन जेनरिक ड्रग्स मेडिसिन को लेके ओवरऑल ये पेटेंट लॉस फाइल करवा लेता है, हार्मोनाइज करवा लेता है, तो कल की डेट में कोई भी मेडिसिन फॉर्मुलेशन जिसमें यूनाइटेड किंगडम की कंपनी इन्वॉल्व होगी, उसके जेनरिक ड्रग्स इंडियन कंपनी नहीं बना पाएंगी। और अगर बनाएंगी तो भारत सरकार को और उस कंपनी को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटेगा यूके। इंडियन कोर्ट्स भी वहां पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी। समझ गए? तो आर्टिकल J.5, आर्टिकल J.11, आर्टिकल J.7 ये कहीं ना कहीं आईपी के आप कह लो आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देंगे, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो नई टेक्नोलॉजी मेडिसिन की अफोर्डेबल कॉस्ट पे आम आदमी के पास नहीं पहुंच पाएगी, ना इंडिया के अंदर और ना ही अफ्रीका जैसी कंट्रीज के अंदर जहां पे इंडियन ड्रग्स का बोलबाला है। एक और बात बता दूं, आर्टिकल J.1 अगर आप देखोगे, J.11 ऑफ द लीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैप्टर ऑफ ड्राफ्ट इंडिया यूके एफटीए एग्रीमेंट, इसमें पता क्या लिखा हुआ है? मान लो कोई एक मेडिसिन इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रही है और इस मेडिसिन के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्लेम कर देती है कोई एक इंटरनेशनल कंपनी,
तो यूके एफटीए लॉ के हिसाब से जो इंडिया के कस्टम्स ऑफिसर हैं वो इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट के लिए क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समझिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत मेजर चीज़ है। मान लो कि मैं एक कोई दवाई बनाता हूँ, मान लो मेरी कोई कंपनी XYZ वो दवाई बनाती है पैरासीटामोल। अब मैं अपनी इस XYZ कंपनी की पैरासीटामोल को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या नाइजीरिया या घाना नाम की जो कंट्रीज अफ्रीका में वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मान लो मैंने कुछ महीनों पहले कोई एक डील की थी यूके की कंपनी के साथ और उस डील में कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात की थी, तो हो सकता है कि यूके की कंपनी बोले कि मेरे XYZ में आपके स्टेक्स हैं, तो यूके कंपनी के स्टेक्स हैं XYZ में, तो इस बेसिस पे मैं उस यूके की कंपनी से पूछे बिना अपने XYZ के पैरासीटामोल प्रोडक्ट को अफ्रीका एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो उस केस में वो जो यूके की कंपनी है वो इंडियन कस्टम से बोलेगी कि भैया हमारे प्रोजेक्ट्स इलीगली इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तुम इनको रोको, और कस्टम ऑफिशियल्स को रोकना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बहुत से लीगल डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे अगर ये इंडिया यूके एफटीए साइन हो जाता है तो। इसीलिए इंडिया को यूके के साथ जब एफटीए साइन करना है तो ये जो प्रोविजंस हैं कि यूके के पेटेंट लॉस के हिसाब से इंडिया के पेटेंट लॉस को हार्मोनाइज करो, इनको इम्बाइब करना सुसाइडल हो जाएगा इंडिया के लिए, ऐसा मेडिसिन साइंस फ्रंटियर नाम का ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। इंडिया यूके की बायलेटरल रिलेशनशिप की बात की जाए तो 24 बिलियन पाउंड्स का बायलेटरल रिलेशन है इंडिया यूके के बीच में, जो कि आगे आने वाले समय में बहुत हद तक बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पहाड़ी कम्युनिटी एडेड टू एसटी लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जीएस पेपर 1 में न्यूज आपको काम आई। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में जोड़ दिया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। एक्चुअली जोड़ा नहीं है, रिकमेंडेशन दिया है, सरकार के प्रपोजल को अप्रूव किया है। हुआ यह था कि पिछले महीने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब गए जम्मू एंड कश्मीर में। वहां पे एक पब्लिक एड्रेस में जो कि राजौरी में हो रहा था, पहाड़ी कम्युनिटी को उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम आपको जल्दी ही शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा देंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 7 अक्टूबर को एक लेटर लिखा शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से व्यू मांगे। क्या व्यू मांगे कि भाई ये जो कुछ कम्युनिटीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, किनकी बात हो रही है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, फिर पद्दारी ट्राइब, कोली ट्राइब, गद्दा ब्राह्मण, इन कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ जेएंडके में जोड़ने की जरूरत है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने व्यू पॉइंट मांगा कि क्या इन 4 कम्युनिटीज को एसटी लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। इसके रिस्पांस में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने मीटिंग वगैरह की, और इन मीटिंग के आधार पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने बोला कि जी हाँ बिल्कुल आप इन 4 कम्युनिटीज को जम्मू एंड कश्मीर की एसटी लिस्ट में जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने प्रपोजल भेजा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास कि इन 4 कम्युनिटीज को जोड़ो। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने इसके ऊपर मीटिंग की, बातचीत की, और ओवरऑल ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जो डाटा थे, स्टैटिस्टिक्स थे, रिकमेंडेशन थे, उनको भी स्टडी किया, और इस स्टडी के आधार पर पाया गया कि भाई सच में ये जो 4 कम्युनिटीज हैं ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इनको यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यहाँ पे जस्टिस शर्म कमीशन की भी बात की जा रही है, क्योंकि जस्टिस शर्म कमीशन के रिकमेंडेशन के ही हिसाब से अमित शाह जी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि ठीक है भाई हम आपको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देंगे। एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो 4 कम्युनिटीज हैं ये पीर पांजाल वैली में रहती हैं, और पीर पांजाल वैली में 2 कम्युनिटीज गुजर्स और बकरवाल्स को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिला हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब का। अब बात यह है कि जो गुजर और बकरवाल हैं पीर पांजाल वैली के, वो ये नहीं चाहते कि ये कम्युनिटीज को रिजर्वेशन मिले, क्योंकि गुजर बकरवाल ज्यादातर मुस्लिम्स हैं और बाकी जो 4 कम्युनिटीज हैं इसमें बहुत से हिंदूज हैं। तो इस कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं गुजर और बकरवाल्स को हो सकता है इस बात से प्रॉब्लम हो जाए कि भाई आप इन 4 कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा क्यों दे रहे हो। हालांकि अमित शाह ने अपनी स्पीच में यह भी बोला था कि चूंकि हम नई 4 कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दे रहे हैं शेड्यूल कास्ट का, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुजर और बकरवाल के राइट हैं वो किसी भी तरीके से डाइल्यूट होंगे, उनके राइट्स जो हैं वो बने रहेंगे। तो आप समझिए, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने प्रपोजल भेजा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने प्रपोजल पे हाँ बोल दिया। तो अब आगे क्या होगा, आगे ये प्रपोजल जाएगा यूनियन कैबिनेट के पास। यूनियन कैबिनेट एक बार इस पे हाँ बोल देता है तो उसके बाद क्या करेगी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एक बिल ड्राफ्ट करेगी पार्लियामेंट में, और इस बिल के थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1989 को अमेंड किया जाएगा, और इस ऑर्डर में 4 और कम्युनिटीज जोड़ी जाएंगी। ये कोली हो गया, और आपका गद्दा ब्राह्मण, पद्दारी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप, ये चारों यहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे।
तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989 में अमेंडमेंट करके 4 ट्राइब्स जोड़ी जाएंगी। फिर प्रपोजल फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करेगा आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो ताकतें हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में 4 शेड्यूल ट्राइब्स और जुड़ जाएंगे। अभी के लिए जम्मू एंड कश्मीर में 12 शेड्यूल ट्राइब्स रिकॉग्नाइज की गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इथोपियन गवर्नमेंट एंड टिग्रेन फोर्सेस एग्री टू एंड 2-year वॉर। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। तो इथोपिया के नॉर्दर्न रीजन टिग्रे में बहुत ही लंबे समय से एक लड़ाई चल रही है। अगर आप नक्शा देखो तो ये आपको ऊपर टिग्रे नजर आ रहा है, लाल लाल रंग का जो है। अब इस टिग्रे के ऊपर एक कंट्री आपको और नजर आ रही है, एरिट्रिया। एरिट्रिया एक समय पे इथोपिया का ही हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन एक लंबी जंग चली और एरिट्रिया इथोपिया से अलग हो गया। ये जो एरिट्रिया रीजन है ना, इसके टिग्रे रीजन के लीडर्स के साथ बनती नहीं है। एक्चुअली में इथोपिया नाम की इस कंट्री में जो पावर्स है वो बहुत सारी ट्राइब्स आपस में शेयर करती हैं। ट्राइबल कल्चर है कहीं ना कहीं इथोपिया के अंदर, और इस ट्राइबल कल्चर के चलते कहीं ना कहीं इथोपिया को नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए अभी के लिए क्या हुआ है कि जो एबी अहमद की सरकार थी, ठीक है ना, और जो टीपीएलएफ थी, टिग्रे पीपल की जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, ये आपस में लंबे समय से बहुत हद तक लड़ रहे थे। अब एक पीस टॉक्स यहाँ पे हुए, और इस पीस टॉक्स में इथोपियन गवर्नमेंट और टिग्रेन अथॉरिटीज ने आपस में ये डिसाइड किया कि ठीक है भाई, ऑर्डरली, स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड डिसआर्मामेंट करेंगे, रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करेंगे, रेस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज करेंगे, और अनहिंडर्ड एक्सेस देंगे हम ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज को। जो जंग है इसको बंद करेंगे। ये जंग शुरू हुई थी नवंबर 2020 में। क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि एबी अहमद जो कि इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे, उन्होंने टिग्रे पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे पॉलिटिशियंस को बर्खास्त कर दिया। अगर इस पर्टिकुलर आप कह लो टॉपिक के बारे में बहुत हद तक जानना चाहते हो तो एबी अहमद मेरे नाम के साथ या वाई इथोपियंस आर फाइटिंग मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। 18 मिनट की वीडियो में मैंने पूरे इथोपिया की थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको समझा रखी है, एबी अहमद का रोल समझा रखा है, क्यों इनको नोबेल पीस प्राइज मिला, क्यों टिग्रे पीपल इनसे नाराज हैं, इथोपिया की पॉलिटिक्स में कौन कौन सी ट्राइब्स डोमिनेंट है, सब कुछ मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बैकग्राउंड को समझने के लिए। तो दोनों ही पार्टी, चाहे एबी अहमद की सरकार हो चाहे टिग्रे पार्टी हो, दोनों ही इस पर्टिकुलर ब्रेक थ्रू डूल को बहुत ज़्यादा हेल कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली। हालांकि इनको अचीव करने में थोड़ी देरी हो। हज़ारों की तादाद में लोग मर चुके हैं इस वॉर में, मिलियंस डिस्प्लेस हो चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोग आर ऑन द ब्रिंक ऑफ फैमिन। पता है क्यों? रीज़न ये है कि दुनिया भर के जो एनजीओज हैं, जो इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो मदद पहुंचाना भी चाहें तो भी सिविल वॉर के चलते मदद नहीं पहुंचा पा रहे थे। बीच में न्यूज़ ये निकल के आई थी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वो फूड सप्लाईज प्रोवाइड करना चाह रहा था इस पर्टिकुलर नॉर्दर्न इथोपिया के इलाके में, लेकिन टिग्रे फ्रंट ने ओवरऑल सारे सप्लाई लाइंस ब्लॉक कर रखे थे। क्योंकि अगर वो सप्लाई लाइंस खुल गए तो इथोपिया की आर्मी उस सप्लाई लाइन के थ्रू टिग्रे इलाके में घुस सकती थी। तो ओवरऑल आर्म्ड रेबेलियन और आर्म्ड आप कह लो वॉर इतना ज़्यादा इंटेंस था कि अंदर फंसे लोगों के लिए खाने पीने का भी पैसा नहीं था, कुछ था ही नहीं उनके पास अवेलेबल। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि जेन्युइनली मदद करने आ रहे थे वो भी वहां पे मदद नहीं कर पा रहे थे। समझ गए? अब मैं आपको ये बता दूं कि इस पर्टिकुलर वॉर में केवल 2 प्लेयर्स नहीं थे कि आप सोचो इथोपिया की सरकार एक तरफ हो गई, दूसरी तरफ टीपीएलएफ हो गई। इसके अलावा एरिट्रिया इथोपिया की सरकार को मदद कर रहा था टिग्रे को हराने के लिए। कुछ और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सूडान और आसपास की कंट्री में थे जो कि इस पर्टिकुलर वॉर में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इन्वॉल्व थे। बट फाइनली यहाँ पे इस वॉर में थोड़ी लगाम लग गई है, अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर वॉर की वजह क्या है? तो आप कह सकते हो जो ट्राइबल नेचर है इथोपिया का वो इसकी वजह है। अगर आप देखो तो टिग्रे और इरिट्रिया के बीच में एक एनिमोसिटी थी। जो टिग्रे रीजन और ऊपर का जो इरिट्रिया है, ये एक समय पे पूरा इथोपिया हुआ करता था, बाद में इरिट्रिया रीजन अलग हो गया। तो टिग्रे और इरिट्रिया रीजन के लोगों के बीच में एक आप कह लो डेकेड्स लंबा वॉर चढ़ा है, जिसमें हजारों की तादाद में सोल्जर्स मरे हैं। बाद में जब इथोपिया मरा तो जो एबी अहमद थे, एबी अहमद ने इस बात को माना कि ठीक है भाई, इरिट्रिया एक अलग कंट्री है, इरिट्रिया को इथोपिया से अलग करो, एक पीस डील साइन करो, लड़ाई मत करो। इस चीज के लिए एबी अहमद को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। ये नोबेल पीस प्राइज उनको दिया गया था 2019 में। लेकिन बाद में हुआ ये कि जो टिग्रे टीपीएलएफ के लोग थे ना, ये इथोपिया की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। एबी अहमद का इनके प्रेजेंस में काम करना मुश्किल हो रहा था। तो एबी अहमद ने अपनी लीडरशिप में टीपीएलएफ के लीडर्स को हटाना शुरू कर दिया। अब जो टिग्रे पार्टी के लोग थे वो कहीं ना कहीं इथोपिया के एबी अहमद और उनकी जो पॉलिटिकल फैक्शन थे उससे नाराज होने लगे।
ओवरऑल इंटरनल डिसेंशंस बढ़ने लगे। एक समय पर टिग्रे लोगों ने जंग छेड़ दी इथोपिया की सरकार के अगेंस्ट, और वो जंग पिछले 2 सालों से चल रही है। हजारों लाखों की तादाद में लोग अफेक्ट हुए हैं, मरे हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, खाने को नहीं है लोगों के पास, और ओवरऑल जंग चली जा रही। फाइनली यहाँ पे जंग खत्म हुई। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाए। इंडिया जैसी कंट्री में बैठ के हमें एक्चुअली पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली में वहाँ पे ग्राउंड लेवल सिचुएशन कैसी है। तो हमें काफ़ी लकी होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि हम इंडिया जैसे देश में हैं, जहाँ हम बाहर निकल सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने ड्रीम गोल्स को फ्यूचर के लिए compete कर सकते हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों के पास ये भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, डीपली कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज, शी जिनपिंग टेल्स पाकिस्तान पीएम। तो भाई ऐसा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये पहुंचे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब चाइनीज लीडर शी जिनपिंग साहब ने इनको बोला कि भाई देखो, हम डीपली कंसर्न्ड है कि हमारे जो चाइनीज वर्कर जाके तुम्हारे कंट्री पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ करो। शी जिनपिंग ने बोला है कि पाकिस्तान इज अ प्रायोरिटी इन चाइनाज नेबरहुड डिप्लोमेसी, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम जो अपने लोगों को तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए भेज रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि तुम इंश्योर करो कि वो प्रॉपर तरीके से सेफ हैं, सिक्योर हैं। अब ये जो शी जिनपिंग को एक्सटेंडेड टेन्योर मिला है, उसकी आप कह सकते हो कि फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट की विजिट है ये आपकी शहबाज शरीफ साहब की। इससे पहले भी अगर आप देखो तो वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ है न्यूगन फ्यू ट्रॉन्ग, ये शी जिनपिंग से मिले थे। तो वो पार्टी टू पार्टी मीटिंग थी। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रही है, यहाँ पे चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पीएम से मिल रहा है। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल यहाँ पे चीजें हैं। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहाँ पे डिस्कस किया गया। कोई नए इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे नहीं अनाउंस किए गए, पुराने इन्वेस्टमेंट को ही इंप्लीमेंट करने में चाइना की हालत खराब है, क्योंकि टेररिस्ट अटैक इनके आप कह लो नेशनल्स के अगेंस्ट बढ़ रहे हैं। और मैं उनको टेररिस्ट अटैक नहीं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने इलाकों का ठीक तरीके से ध्यान रखता नहीं है। चाइना वहाँ पे ज़बरदस्ती इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के अपनी बादशाहत साबित करना चाहता है, तो जो लोकल लोग हैं वो तो यहाँ पे नाराज़ होंगे ही। जो ऑफिशियल एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, उसने ये रिपोर्ट किया है कि बीजिंग ने $68 मिलियन की एडिशनल फ्लड रिलीफ ऑफर की है। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। एक और बात, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि मिस्टर शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी बातचीत की, लेकिन कश्मीर के मुद्दे को लेकर कुछ भी चाइनीज स्टेटमेंट में नहीं लिखा था। हालांकि चाइना ने अपने स्टेटमेंट में यह लिखा था कि पाकिस्तान चाइना आयरन क्लैड फ्रेंडशिप रखते हैं, और पाकिस्तान चाइना की प्रायोरिटी लिस्ट में आता है नेबरहुड डिप्लोमेसी। ठीक है भाई, आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। अगर अब तक आपने लेक्चर को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। द मोस्ट डेंजरस मूवमेंट सिंस 1962। देखिए, अक्टूबर 1962 में यूएस ने डिस्कवर किया कि सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल्स को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में शिफ्ट कर दिया। जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को पता चला कि भैया सोवियत यूनियन की मिसाइल क्यूबा में पहुंच गई, तो दिमाग हिल गया जॉन एफ कैनेडी का। जॉन एफ कैनेडी ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई। ये बात तो क्लियर थी कि एक प्रोवोकेटिव मूव था सोवियत यूनियन का, और इस प्रोवोकेटिव मूव के अगेंस्ट यूएस को लगा कि हम भाई अटैक कर सकते हैं, हम ओवरऑल यहाँ पे स्टेप्स ले सकते हैं। इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में जब बातचीत हुई तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक काम करिए, मिसाइल स्ट्राइक करिए क्यूबा के ऊपर। क्यूबा की उस समय पे बनती नहीं थी यूएस से, क्योंकि क्यूबा के अंदर एक आप कह लो कम्युनिस्ट अपराइजिंग सी थी फिडेल कास्ट्रो के अंदर। फिडेल कास्ट्रो लीडर थे वहां पे क्यूबा के, और उनकी यूएस के साथ बनती नहीं थी। ऊपर से क्यूबा के अंदर सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय हो गई, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये डिसाइड किया गया कि क्यूबा के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि यार मिसाइल स्ट्राइक मत करो, ज्यादा हो जाएगा, वॉर शुरू हो जाएगा, एक काम करो नेवल क्वारंटीन कर दो क्यूबा का। तो यहाँ पे यूएस है, यूएस का फ्लोरिडा स्टेट, यहाँ पे क्यूबा है। तो नेवल क्वारंटीन क्यूबा का मतलब क्यूबा के अंदर ना कोई जहाज बाहर जा सकता है, ना कोई जहाज अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे यूएस ने क्यूबा का नेवल क्वारंटीन लगा दिया। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने उस समय पे एक दिमाग का काम किया। जॉन एफ कैनेडी ने अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी से बोला कि तुम बैक चैनल पे बात करो सोवियत लीडर निकिता क्रूशेव के साथ। बातचीत यहाँ पे शुरू हुई। ओवरऑल रॉबर्ट कैनेडी ने सोवियत एम्बेसडर को वॉशिंगटन में बुलाया, दोनों के साथ बातचीत की। निकिता क्रूशेव को भी रॉबर्ट कैनेडी की बात समझ में आई, जॉन एफ कैनेडी की बात समझ में आई, और एक मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे अवर्ट हो गई। ये अपने आप में एक ऐसा समय था कि अगर उस समय पे जंग हो जाती तो न्यूक्लियर वॉर होता और शायद पूरी दुनिया तबाह हो जाती, क्योंकि यूएस और सोवियत यूनियन का न्यूक्लियर वॉर अपने आप में बहुत खतरनाक होता।
तो आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट के चलते चीजों को रिजॉल्व कर लिया गया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद बहुत सी जंगें लड़ी गई हैं, बट किसी भी जंग में हालात इतने खराब नहीं हुए जितने अब जाके रशिया यूक्रेन वॉर में खराब हुए। कहीं ना कहीं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 के बाद जंगों में यूएस भी इन्वॉल्व रहा है, अलग अलग जगहों पे बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व रही हैं, कहीं ना कहीं आप कह लो सोवियत यूनियन भी इन्वॉल्व रहा है। बट फिर भी जो आप कह लो बवाल रशिया यूक्रेन वॉर में आके खड़ा गया, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसेंट्रिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर रशियंस ने मोस्ट प्रॉब्ली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर दिया होगा और यूक्रेनियन ट्रूप्स बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं, वो लगातार लड़ रहे हैं, पीछे हटने को राजी ही नहीं है। और इन यूक्रेनियन टीम्स को पीछे से पैसों के मामले में, हथियार के मामले में, फाइटर्स के मामले में नाटो से मदद मिल रही है। तो पूरे चांसेस है कि कल की डेट में यहां पे रशियन नाटो वॉर हो जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर रशियन नाटो वॉर हो गया ना, तो रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो तो कम पड़ेंगे, रशिया कहीं ना कहीं बड़बड़ा के न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देगा। क्योंकि नाटो की आर्मी पहुंच गई अगर रशिया के सामने, तो रशिया के पास ज्यादा चॉइसेस बचेंगी नहीं। और अगर रशिया नाटो अटैक न्यूक्लियर अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है नाटो की कंट्रीज भी न्यूक्लियर अटैक कर देंगे और पूरा रायता यहाँ पे फैल जाएगा। तो अब यहाँ पे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को पेरूज किया जा रहा है। मतलब 1962 में जो क्राइसिस आके खड़ी हुई थी और रशिया यूक्रेन वॉर में जो आके क्राइसिस खड़ी हुई है, इन दोनों की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटीज को समझते हैं। क्या हुआ था कि 1962 की जंग में यूएसएसआर ने सीक्रेटली क्यूबा में मिसाइल स्टेशन कर ली। अब क्यूबा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यूएस से केवल 145 किलोमीटर दूर था। तो ऑब्वियस सी बात है यूएस को तो लगेगा ना कि यार तुम हमसे केवल 150 किलोमीटर दूर पहुंच गए हो, 145 किलोमीटर दूर तुमने हमसे न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर रखी हैं, तो तुम तो हमारी सोवरेनिटी को थ्रेटन कर रहे हो। तो अगर हमारी सोवरेनिटी को थ्रेटन करोगे और हमारे डोमिनेंस को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तुम अफेक्ट करोगे, तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं। तो ये किया था उस समय पे यूएसएसआर ने। आज यही उल्टी चीज यूएस ने कर दी है। यूएस और ये नाटो का जो अलायंस है ना, वो बार बार रशिया के पास पहुंच रहा है। रशिया की जो एक्स यूएसएसआर कंट्रीज थी, जो बिल्कुल ही रशियन पेरिफेरी पे है, वहां पे नाटो लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है। जबकि 1990s में ये प्रॉमिस किया था यूएसए ने रशिया को कि भाई हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, लेकिन अपने प्रॉमिस को तोड़ के यूएस का नाटो अलायंस एक्सपेंड करता ही गया, बिल्कुल नेबरहुड में पहुंच गया। और जब यहां पे रशिया को लगा कि यूक्रेन भी बन जाएगा नाटो का मेंबर, तब रशिया ने बोला अब बस, अब बहुत हुआ, अब नहीं सुनेंगे तुम्हारी। और यहां पे यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलती रशिया की नहीं है। जब यूएसए को उस समय पे लग रहा था 1962 में कि यूएसएसआर ने मिसाइल्स को डिप्लॉय करके क्यूबा के ऊपर हमारी सोवरेनिटी को थ्रेटन किया, क्योंकि देखिए आज की डेट में रशिया के सामने काउंटर लॉजिक रखा जाता है नाटो के द्वारा कि भाई अगर तुम्हारी नेबरिंग कंट्रीज नाटो का मेंबर बनना चाहती तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से तो यूएसएसआर भी यूएसए को बोल सकता था 1962 में कि भाई क्यूबा तो एक सोवरेन कंट्री है, क्यूबा अगर यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट कर रही तो यूएसए को क्या प्रॉब्लम है। तो यूएसए को प्रॉब्लम ये थी कि मेरे बाजू में आके तुम लोग बवाल कर रहे हो। तो रशिया को भी यही प्रॉब्लम हो गई कि मेरे बाजू में तुम नाटो का अलायंस बना रहे हो, तो मैं कैसे चुप बैठूं। तो जो 1962 में यूएसएसआर ने किया था और यूएस ने रिस्पॉन्ड किया था, वही आज की डेट में 2022 में यूएस के नाटो ने किया और रशिया रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो रायता तो फैलना ही था। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटी की बात, लेकिन यहां पे डिसिमिलैरिटीज भी बहुत ज्यादा है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक्चुअल जंग होने से पहले ही रिजॉल्व हो गई थी। जंग शुरू नहीं हुई थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, मिसाइल्स डिप्लॉयड हुई थी, बैक चैनल टॉक्स हुई जॉन एफ कैनेडी के भाई रॉबर्ट कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव के बीच में, और उस क्राइसिस को रिजॉल्व कर दिया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं आज की, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जंग से पहले रिजॉल्व हो चुकी थी और फरवरी 24, 2022 से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रहा है, जंग चल रहा है, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। और इस पर्टिकुलर जंग में हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोल रहा है कि हम तब तक जंग लड़ते रहेंगे, बैठ के बातचीत नहीं करेंगे जब तक पुतिन ये राष्ट्रपति है रशिया का। बाइडेन बोल रहा है कि पुतिन को जाना चाहिए, और पुतिन तो भाई देखो यहाँ पे जाने से रहा। तो ये कुछ एक ऐसा सामंजस्य बन रहा है, इस सामंजस्य में कोई किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है। और जब आप कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होगे, तब चीज़ों का रेजोल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का रेजोल्यूशन इसलिए हुआ था क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ने रॉबर्ट कैनेडी के थ्रू बैक एंड चैनल टॉक शुरू करवाए थे। यहाँ पे कोई बैक एंड चैनल टॉक शुरू नहीं हो रही है, ओपनली जंग लड़े ही जा रहे हैं, लड़े ही जा रहे हैं, लड़े ही जा रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे यूएस
रशिया को मॉरली एक्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यूएस ऐसे बहुत से काम करता है जहां पे वो खुद मॉरली गलत है। जैसे कि इजराइल ने जब सीरिया के गोलान हाइट्स को इलीगली एनेक्स कर लिया, यूएस ने उसका सपोर्ट किया। इजराइल ने जेरूसलम को अपनी कैपिटल बना रखा है, आधा जेरूसलम अपने कब्जे में ले रखा है, जबकि एक्चुअली में हिस्टोरिकली जेरूसलम पैलेस्टीन के पास था। और इन सारे एक्शंस को यूएस ने रिकॉग्निशन दिया है। तो यूएस खुद इमोरल एक्शंस लेता है इंटरनेशनल पार्लेंस में। तो जब यूएस खुद इमोरल एक्शंस लेता है तो वो रशिया को भाषण कैसे दे सकता है मॉरलिटी का? तो ये सब बड़े ही पोटेंट सवाल है। तो रशिया यहाँ पे मॉरलिटी का लेक्चर सुनने को तैयार नहीं। यूक्रेन यहाँ पे लड़े जा रहा है और यूएस को लग रहा है कि ठीक है लड़ते रहो। यूएस एक और वजह से लड़वा रहा है, जितना ज्यादा यूक्रेन रशिया से लड़ेगा उतना ही रशिया कमजोर होगा, जितना रशिया कमजोर होगा उतने ही यूएस का दबदबा बढ़ेगा। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, एक लिमिट, वो ब्रेकिंग पॉइंट देखना पड़ेगा कि कब रशिया भड़बड़ाएगा, कब रशिया को लगेगा, कब व्लादिमीर पुतिन को लगेगा कि उसकी वैल्यू गिर रही है, कब वो न्यूक्लियर अटैक करेगा। वैसे भी वो ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी के एंड स्टेजेस में बीमारी मर रहता है काफी, तो वो तो मरने वाला है। तो ऐसा आदमी सड़क के किस दिन बोल दे कि नहीं न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर क्राइसिस है वो किसी भी तरफ जा सकती है। और जब लीडर्स आपस में एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करने को तैयार ही नहीं, कोई मांडवली है ही नहीं, कोई बैक चैनल टॉक्स है ही नहीं, तो एक ही चीज बचती है, वो है एस्केलेशन। और एस्केलेशन खतरनाक होता है और दोनों साइड्स एस्केलेशन कर रही हैं। अगर रशिया मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है तो यूक्रेन भी ड्रोन अटैक कर रहा है सेवास्तोपोल क्रीमिया में। तो ये दोनों ही जब एक दूसरे के ऊपर फुल फ्लैश तरीके से अग्रेसिव हो रहे हैं, क्राइसिस का रेजोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, ये चीज है। तो इस क्राइसिस के रेजोल्यूशन को ढूंढने की जरूरत है, बट रेजोल्यूशन किसी के पास है नहीं। फिर अगला, चांस टू एक्सपेंड द वर्ल्ड्स बायोस्फीयर फुटप्रिंट। देखिए 3 नवंबर को मनाया गया दुनिया का पहला इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। 2022 से इसकी शुरुआत की गई बनाने की। 1971 में बना था, 1971 में बना था WNBR, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बैकबोन नींव स्थापित की गई। इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर 134 कंट्रीज में 738 प्रॉपर्टीज, जिसमें 12 इंडिया में है, 4 श्रीलंका में, 3 मालदीव्स में। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में अभी भी कोई बायोस्फीयर नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की जो रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के अंदर भी जल्दी बायोस्फीयर रिजर्व्स लेके आया जाए। इसीलिए देखो तो साउथ एंड सेंट्रल एशिया MAB रिजर्व नेटवर्किंग मीटिंग हुई रिसेंटली। MAB मतलब मैन एंड द बायोस्फीयर। इसमें 2023 में मीटिंग होगी, कैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स का एस्टैब्लिशमेंट होगा, कैसे उनका मैनेजमेंट होगा, यूनेस्को का यहाँ पे क्या रोल होगा, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई। इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में कैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स को बढ़ाया जाए, सुंदरबन को कैसे आप कह लो और इकोलॉजिकली रिस्टोर किया जाए। तो ये जो WNBR है, वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये अपने आप में एक एक्सीलेंट नेटवर्क है उन साइट्स का जहां पे कॉपरेशन के थ्रू, नॉलेज शेयरिंग के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है। मेंबर्स एक दूसरे को मदद करते हैं, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेनेट अर्थ को मेंटेन किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई हैं वर्ल्ड बायोस्फीयर फुटप्रिंट से रिलेटेड। फिर कुछ एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं कि भाई साउथ एशिया में 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स को अब तक स्टैब्लिश किया गया। पहला था हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका में, जिसमें 25,500 हेक्टेयर्स का ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इंडिया में पहला बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया 2000 में, जो कि है ब्लू माउंटेन्स ऑफ द नीलगिरीज स्ट्रेचिंग ओवर तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। इंडिया के नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। जो कोरोना का चैलेंज है और जो रशिया यूक्रेन वॉर और बाकी प्रकार की जो जंगें हो रही, उनका तो चैलेंज है ही, साथ साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ये भी कहीं ना कहीं हमारे सामने आके खड़े हुए हैं। इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सब कॉन्टिनेंट है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो इंडिया एक 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया वाला देश है। 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है हमारे पास, और स्पेन के पास केवल 5,06,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी है। इंडिया के पास 130 करोड़ की आबादी है, स्पेन के पास 4 करोड़ 70 लाख की आबादी है। उसके बावजूद वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की 53 प्रॉपर्टीज स्पेन में है और इंडिया में केवल 12 प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे अंदर वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर अपनी हेरिटेज को एनहांस करने के एक बड़ा ही ह्यूज स्कोप है। हम उस स्कोप को पूरे पोटेंशियल में अब तक यूटिलाइज नहीं कर रहे। फिर ये स्कोप इंडिया के साथ साथ भूटान और नेपाल में फैलाने की जरूरत है, जहां पे हजारों की तादाद में ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं, एल्पाइन इकोसिस्टम्स हैं।
तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीड्स ऑफ होप। यहाँ पे धारा मस्टर्ड हाइब्रिड की बात। देखिए बेसिकली हमारे देश में ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू जो क्रॉप्स बनाई जाती हैं उसके अगेंस्ट एक सेंटिमेंट देखा गया। जैसे कि DMH11 की बात करो, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड की बात करो, तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू बनाई गई एक वैरायटी। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जो हमारा एपेक्स रेगुलेटर है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, उसने ओवरऑल इसको एनवायरमेंट रिलीज के लिए क्लियर कर दिया। लेकिन अपने आप में DMH11 मार्केट में कॉमर्शियल रिलीज के लिए पहुंचेगा, इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स हैं। रीजन ये है कि 2017 में भी इसको अप्रूव किया गया था और पॉलिटिकल अपोजिशन के चलते और पॉपुलर अपोजिशन के चलते इसके रिलीज को बंद किया गया। एक्चुअली में लोगों के अंदर एक डाउट है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं ये कहीं लॉन्ग टर्म में लोगों को नुकसान ना पहुंचा दें। 2009 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने बीटी ब्रिंजल को भी अप्रूव किया था, लेकिन बीटी ब्रिंजल को प्रोटेस्ट के बाद यूपीए गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। तो बीटी ब्रिंजल हो गया, DMH11 हो गया, ये सब कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के चलते सरकारें ग्राउंड लेवल पे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती। अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड क्रॉप्स ग्राउंड लेवल पे अप्रूव होते तो अब तक इनकी बहुत सारी और वैरायटीज बनी होती, उन वैरायटीज के आधार पर नए पौधे बने होते जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती, हम ज़्यादा कॉमर्शियल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर पाते। लेकिन पॉपुलर अपोजिशन के चलते, प्रोटेस्ट के चलते हमारी सरकारें डिसीजन नहीं ले पाती हैं और हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक कंसेंट के बेसिस पे इन क्रॉप्स पे डिसीजन लेना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल कंसीडरेशन के बेसिस पे, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और आखिरी आ जाते हैं आखिरी आर्टिकल पे, डेनमार्क। देखिए डेनमार्क में अगर आप देखो तो एक लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर जीती है, प्राइम मिनिस्टर मेट फ्रेडरिक्सन यहाँ पे फिर से जीत गई। वैसे तो ये सरकार में थी बट ओवरऑल इनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराओ, इन्होंने फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाया और ये जीत गई है। जहां पे आप देखो तो पूरे यूरोप में एक राइट विंग ट्रेंड उभर के आ रहा है इलेक्शंस में, वहीं पे डेनमार्क के अंदर एक लेफ्ट विंग प्राइम मिनिस्टर मेट फ्रेडरिक्सन जीती है। हालांकि मैं बता दूं कि ये पूरी तरीके से लेफ्ट विंग नहीं है, ये लेफ्ट और राइट के बीच में बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रही है। डेनमार्क की मेन लैंड में 87 सीट्स इन्होंने जीती पार्लियामेंट में, फेरो आइलैंड की एक सीट, 2 ग्रीनलैंड की, तो 179 की पार्लियामेंट में 90 सीटें इनके पास हैं, तो ये सरकार बना लेंगी। अब अगर आप देखो तो डेनमार्क की नेबरिंग कंट्री स्वीडन में और साउदर्न यूरोप में इटली में फार राइट सरकार ने सरकारें बनाई, फार राइट पार्टीज ने सरकार बनाई है, और कहीं ना कहीं डेनमार्क के अंदर एक लेफ्ट विंग सरकार बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट विंग सरकार को कोई चैलेंजेस नहीं है। नो डाउट यहाँ पे मेट फ्रेडरिक्सन कहीं ना कहीं एक अपर हैंड है, बट अभी भी डेनमार्क के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, 11.1% इन्फ्लेशन है, यूरोप के एवरेज इन्फ्लेशन से ज़्यादा। डेनमार्क एक ठंडा देश है, तो एनर्जी सप्लाईज की कमी आ सकती है रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, ठीक है। कहीं ना कहीं डेनमार्क रशिया के बैकयार्ड में पड़ता है, तो डेनमार्क को भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, तो उसमें भी खर्चा लगेगा। प्लस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ा दिया गया डेनमार्क के पास ही, तो इस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से जो सप्लाई डेनमार्क के पास आती थी वो भी यहाँ पे इफेक्ट हो गई है। और डेनमार्क के अंदर एक क्रेडिबल और पॉपुलर राइट विंग अपोजिशन उठ रहा है। डेनमार्क डेमोक्रेट नाम की एक पार्टी है, फार राइट पार्टी है, जिसको एक फॉर्मर मिनिस्टर लीड कर रहे हैं और 8.1% ऑफ द वोट्स के साथ पार्लियामेंट में एंट्री मार चुके हैं। तो मिस मेट फ्रेडरिक्सन के लिए डेनमार्क के अंदर जरूर यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं, बट इनकी निरंकुश बादशाही नहीं है, अभी भी इनके सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत इफेक्टिवली इनको इन चैलेंजेस को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो फार राइट विंग की पॉपुलैरिटी डेनमार्क के अंदर और बढ़ सकती है आगे आने वाले समय में। तो ये था आर्टिकल दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करिएगा। इन एडिटोरियल के लेक्चर्स में काफ़ी मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, तो आई विल होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इनको शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहते हैं।